Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, हमने बेटा लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर से हमारे वो पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था, यानी कि इंग्लिश मीडियम की वीडियोस हमने इसमें देखी थी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं संघवाद, जो कि हिंदी मीडियम में वीडियो बनाई गई है। इसकी फेडरलिज्म जो इंग्लिश मीडियम की वीडियो है वो आपको आगे आएगी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं बेटा हम कि सत्ता की साझेदारी के बाद हम संघीय व्यवस्था के बारे में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं बेटा मैंने पहले आपको बताया था, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ओके, सारी डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं ये होती है। तो इस तरीके से, अब क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है, तो कहीं ना कहीं मैं उस टर्म्स को दोबारा से हिंदी में एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगी, ताकि आप सबके लिए ये इजी हो जाए। देखिए, अब बच्चे हमने क्या देखा था कि जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर होता हमारा पावर शेयरिंग में, कि भाई लोकतंत्र जो होता है, ठीक है, उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जितना हो सके उतनी पावर को डिवाइड करो। अब हमने उसमें एक बेल्जियम के बारे में भी पढ़ा था बेटा, कि बेल्जियम जो है वो पावर को कैसे ऊपर से नीचे तक क्या करते हैं, हम उसमें डिवाइड करते हैं पावर को, ठीक है। उसमें पावर को वर्टिकली या फिर ऊर्ध्वाधर तरीके से क्या किया गया था, बांटा गया था। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि पावर को अगर हम ऊपर से नीचे तक बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसी सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने देखा था कि पावर को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, तो जो पावर को ऊपर से नीचे तक बांटा जाता है उसका नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके प्रकार क्या है, और क्या भारत में इसको अपनाया गया है, नहीं अपनाया गया। अगर अपनाया गया तो कैसे अपनाया गया है, अगर नहीं अपनाया गया तो कौन कौन से डाउट है कि नहीं अपनाया गया है, उसके बारे में हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। और भारत ने संघवाद का कौन सा प्रकार अपनाया हुआ है, क्योंकि सबके यहाँ पर अलग अलग प्रकार संघवाद के अपनाए हुए हैं, और भारत ने भी अपने अकॉर्डिंग अलग प्रकार अपनाया हुआ है। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम जैसे कि हम अपना तरीका अपनाते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग पढ़ेंगे कि संघवाद का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चे, जब पावर को यानी कि शक्तियों को ऊपर से नीचे तक बांट दिया जाए, वो बेटा संघवाद व्यवस्था होती है। इसका मतलब जब किसी भी शक्तियों को ऊपर से नीचे तक बांट दिया जाए, शक्ति का बंटवारा एक से ज्यादा स्तर पे होना चाहिए। ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। एक से ज्यादा स्तर का क्या मतलब है, यानी कि अगर पावर केंद्र सरकार को दे रखी है तो कम से कम राज्य सरकार तक सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, वहां संघवाद होगा, ठीक है। कई बार, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 लेवल पर, कई बार कुछ देशों ने अपने सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, अपने प्रशासन को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए सत्ता को तीसरे लेवल तक भी बांटा हुआ है, ठीक है, ताकि शक्तियां क्या हो सके, बढ़िया तरीके से बढ़ सके। उसको, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, विकेंद्रीकरण का टॉपिक हमारा आएगा, उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से दोबारा से संवाद का मतलब क्या होता है, जब शक्तियों को एक से ज्यादा स्तर में बांट दिया जाए, एक से ज्यादा स्तर में, वो क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। और यानी कि वो क्या कहलाती है, संघीय व्यवस्था कहलाती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि तीसरा स्तर नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है कि चौथा स्तर नहीं हो सकता, स्तर अलग अलग हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि देश ने अपने यहाँ पर कितना अच्छा प्रशासन चलाने के लिए कितने स्तर पे शक्तियों को बांटा हुआ है। अब बेटा ये तो हो गई हमारी इसकी परिभाषा, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम इसको, मैं हमेशा से बेटा जी सारे हम अपने लेक्चर्स में एक चीज देखते हैं क्या, कि जो हम लोकतंत्र की सारी विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारे आसपास ही है। अगर हम अपने समाज को देखिए तो हमें उसी में मिल जाएगी। जैसे कि स्कूल होता है, आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर मैंने आपको ये पावर शेयरिंग में भी बताया था, स्कूल के अंदर क्या होता है कि पावर को डिवाइड किया जाता है, प्रिंसिपल सर या मैम के बीच में, टीचर्स के बीच में, मॉनिटर्स के बीच में, ठीक है, एंड फर्दर डिवाइड। इसका क्या मतलब है, देखिए, स्कूल में प्रिंसिपल सर है या मैम है, ठीक है, स्कूल ओपन कर लिया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि भाई हम अकेले स्कूल कैसे चलाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर और मैम का तो और भी बहुत सारे काम रहेंगे बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव देखना है उन्होंने तो, और इतनी सारी क्लासेस को एक साथ कैसे पढ़ाएंगे वो। स्कूल में बच्चे बड़े, उन्होंने टीचर्स अपॉइंट कर लिए कि भाई अभी 4 टीचर रख लेते हैं, एक 6 संभाल लेगा, एक 7 संभाल लेगा, 8 एक 9 ऐसे संभाल लेंगे। लेकिन ये देखा बच्चे ज्यादा हैं, और हम एक टीचर को मैथ्स तो आती है अच्छे से, बट सोशल नहीं आती, एक टीचर को साइंस आ पा रही है लेकिन इंग्लिश नहीं आ पा रही है। इसके लिए क्या किया गया,
हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स रखे गए। 6th क्लास है तो साइंस की टीचर अलग, इंग्लिश की टीचर अलग, सोशल की टीचर अलग। आप सबके भी स्कूल्स में ऐसा होता होगा। अब इसी तरीके से किया गया ताकि हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंच सके, क्योंकि एक टीचर जो है बेटा अपने सब्जेक्ट में इतना निपुण होके आगे आता है ताकि वो बच्चे तक अच्छी शिक्षा को पहुंचा सके। ठीक है, अब क्या हुआ, क्लास में बच्चे बढ़ गए, 60 बच्चे हो गए। अब कैसे पढ़ाया जाए? ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और साथ में टीचर्स क्या करते हैं, मॉनिटर्स की हेल्प ले लेते हैं क्लास में। ठीक है, कि भाई आप मॉनिटर बन जाओ क्लास के, और क्या करना, आप कॉपी चेकिंग का काम देख लेना कि कितने बच्चों ने कॉपी चेक कराई है या नहीं कराई है। अब भाई परेशानी, भाई मॉनिटर अपना दोस्त नहीं है, क्या करें? अब बच्चों के सामने परेशानी, मॉनिटर तो बड़ा स्ट्रिक्ट है। अब लेके मॉनिटर को पागल बना देते हैं इतने बच्चे कि भैया नहीं नहीं नहीं, कॉपी में नाम चेंज कर लिया, कर करके चेंज करके बना दिया उसका पागल। अब कह रहे हैं बेटा अब परेशानी, मैम को ये बात पता चल गई। मैम ने कहा एक काम करते हैं, जब मॉनिटर को एक को बेटा पागल बनाते हैं, हर 10 बच्चे पे एक मॉनिटर बना देते हैं। इस रो का एक मॉनिटर होगा, दूसरी रो का एक मॉनिटर होगा, अब करके दिखाओ तुम गड़बड़। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सेम हमारी राजनीति होती है कि जब प्रधानमंत्री पूरे देश को चला रहे हैं तो उनको भी हर राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री चाहिए होते हैं, ताकि वो हर राज्य को क्या कर सके, आसानी से चला सके। अब प्रधानमंत्री हर राज्य में घूम घूम के बेटा दौरा नहीं कर सकते हैं, हर जगह पर खुद अकेले नहीं संभाल सकते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री होते हैं हर राज्य में, ताकि वो अपने राज्य को संभाल सके। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, वैसे ही हमारे देश में प्रधानमंत्री। ओके, जैसे स्कूल में टीचर्स, ऐसे ही राज्य में मुख्यमंत्री। ओके, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भी अपनी पावर को गांव गांव नहीं घूम सकते, यूपी इतना बड़ा राज्य है। ठीक है, बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, अब कैसे करें, यूपी की भी पॉपुलेशन, तो क्या करेंगे, सीएम अपनी पावर को और भी डिवाइड कर देंगे, किसके साथ में, पंचायतों के सामने या म्युनिसिपल नगर पालिका नगर परिषद के साथ में। ओके, अब क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक गांव में देखने के लिए अपना, पंचायतों के पास वो अपना गांव परफेक्ट तरीके से देखेंगे। जैसे एक मॉनिटर के पास सिर्फ 10 बच्चे, वो इस तरीके से देखेंगे। इसी तरीके से बेटा क्या होता है, हमारे देश का सिस्टम आसानी से चलाने के लिए सत्ता को ऊपर से नीचे तक बांटा गया है। दोबारा से एक चीज बता रही हूँ, संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद का अर्थ होता है जब शक्तियों को ऊपर से नीचे तक बांट दिया जाए, वो संघवाद होता है। कम से कम एक से ज्यादा स्तर पर, वो संघीय व्यवस्था कहलाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं, बाकी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बेटा जी वो कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, संघीय शासन व्यवस्था, सत्ता की शक्तियों को एक से अधिक स्तर में बांट दिया जाता है। सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए एकदम, एक से ज्यादा स्तर में। ओके, आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जैसे प्रिंसिपल सर या मैम। ओके, जो पूरे राष्ट्र से संबंधित होती है, जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है। इसके बाद राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के रोजमर्रा के कामकाज को देखती हैं। प्रांतीय सरकारें यानी राज्य सरकारें, सत्ता की इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। यानी कि केंद्र सरकार जो उसके टॉपिक्स है उस पे काम करेगी, राज्य सरकारें स्वतंत्र होकर अपने राज्य में काम करेंगी। जो उनके पास पावर है उसका वो पूरे तरीके से यूज करके, भाई पुलिस का सिस्टम कैसे चलाना है, खेती बाड़ी कैसे देखनी है राज्य की, वो अपने स्तर पर देखेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के पास तो और भी बहुत सारे काम है, भाई देश की सुरक्षा भी देखनी है उन्हें, विदेशों के साथ संबंध कैसे बनाने ये भी तो देखने हैं। इतनी सारी टेंशन अकेले कैसे लेंगे प्रधानमंत्री जी, इसलिए उन्होंने राज्यों के साथ पावर को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया। ओके बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। ओके, सबसे पहले सब बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अब चल रहे हैं, भाई जब हमें क्या होता है बेटा, कि जब हमें किसी के बारे में ज्यादा अच्छे से पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन हम सब झेलते हैं बेटा घरों में। ये कंपैरिजन कैसे झेलते हैं, आपने देखा होगा, देखा गया होगा, सहा होगा, अब भी सह रहे होगे बैठकर, मामा के बेटे के कितने नंबर आए हैं, बता तेरे कितने आए। ठीक है, पड़ोसी की आंटी बता रही थी कि उसका बेटा रोज सुबह उठ के झाड़ू पोछा करवाता है, बता तू करवाता है अपनी मम्मी के साथ? पड़ोसी की बेटी जो है सारा खाना बना लेती है और साथ में इतने अच्छे नंबर भी लाई है। बेटा ये सारे हम झेलते हैं।
कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन जब मम्मी हमारी कर रही होती है ना, उनके पास इतने सारे पॉइंट आ जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब हमने संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, हमें कंपैरिजन के थोड़ा लगा कि भाई ठीक है, बोरिंग सा लग रहा है, होता है ना, जब कंपैरिजन शुरू होता है हमें इंटरेस्ट आ जाता है। हमें हमारे तो क्या इंटरेस्ट आएगा, हमारी मम्मी को इंटरेस्ट आ रहा होता है उस टाइम पे, तो ठीक है। अब देखो, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सॉरी, मैं बताना भूल गई। जब संवाद को हम एकात्मक के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पॉइंट्स अच्छे से निकल कर आएंगे। एकात्मक क्या होता है पहले ये समझाऊंगी, फिर कंपैरिजन करेंगे। पहले पड़ोसी का बच्चा जान तो ले है कौन, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था बेटा, एकात्मक व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें सत्ता की पावर को, शक्तियों को ऊपर से नीचे तक नहीं बांटा जाता, जिसमें केवल केंद्र सरकार सारी सत्ता को अपने हाथ में रखती है, ठीक है। यानी कि समझ लो ऐसा प्रिंसिपल जो टीचर तो रख रहा है लेकिन उसके हाथ में कोई पावर नहीं दे रहा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, आपको बताया जा रहा है एकात्मक व्यवस्था के बारे में। एकात्मक नाम से आप इससे याद रख सकते हो, एकात्मक। ओके बेटा, एकात्मक का मतलब आपका क्या हो जाएगा, एकात्मक का मतलब होगा जब पावर को, सत्ता को एक हाथों में रखा जाए, यानी एक स्तर पर रखा जाए, ठीक है। देखो अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, सीधा सीधा सिंपल सिंपल, खुद पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। क्या, इसमें शक्तियों को क्या करेंगे, बांटेंगे दो या दो अधिक स्तर में, जबकि इसमें शक्तियों का कोई भी बंटवारा नहीं होगा। एकात्मक में शक्तियों को नहीं बांट रहे हैं, संघात्मक में शक्तियों को एक से ज्यादा स्तर में बांटा जाएगा। हर स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम कर रही है, मजे से, भाई स्टेट गवर्नमेंट है काम कर रही है, अच्छा प्रिंसिपल है, टीचर्स को काम करने दे रहा है, भाई अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, तुम कैसे भी पढ़ाओ, तुम बच्चे को डांस करके पढ़ाओ, तुम सिंगिंग करके पढ़ाओ, तुम कैसे भी पढ़ाओ, रिजल्ट आना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई केंद्र सरकार क्या करती है, हर चीज पर अपने अधीन रखकर काम करवाती है। नहीं, जब मैंने, जैसे कोई प्रिंसिपल ऐसा है जो कहेगा नहीं, आज मैंने कहा ये चैप्टर होना चाहिए तो मतलब यही होना चाहिए, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना, ठीक है। तो ये बेटा कौन सा सिस्टम होता है, एकात्मक। संघवाद में राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, केवल सलाह दे सकती है। जो जैसे कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार राज्य को कहेगी आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए, सलाह देगी कुछ टॉपिक्स पे जिसपे राज्य की अपनी पावर है। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली ऑर्डर, उसी तरीके से यहाँ का एक अच्छा प्रिंसिपल जो फेडरल प्रिंसिपल है वो कहेगा मैम आप ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा, यहाँ कहेगा आपको ऐसा करना है। आ रही है बात समझ में। तो इन दोनों सिस्टम में बेटा क्या डिफरेंस नजर आया हमें, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हो रहा है और यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जा रहा। क्लियर है आप सबको, एक बार आप अपने नोट्स को देख लीजिए। ओके, इतनी बात सबको क्लियर होगी। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा इस पेज पे, सबसे पहले संवाद का अर्थ पढ़ा, हमने उसकी विशेषता पढ़ी, संवाद के अंदर मेनली कौन कौन सी चीजें होती है, वैसे विशेषता भी हम और आगे जाके पढ़ेंगे। एकात्मक के साथ उसका क्या डिफरेंस होता है, यानी पड़ोसी के बच्चे के साथ हो गया हमारा कंपैरिजन। ओके चलिए, हाँ। अब लास्ट में बेटा हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इसके लिए मैप की भी हेल्प ले सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में ये मैप दे रखा है बच्चे, आप इसको फोकस करोगे, अगर आपको यहाँ भी क्लियर नहीं है तो आप अपने बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन करके बैठिए और साथ में देख लीजिए मैप बना हुआ है। इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्री फेडरल यानी संघीय व्यवस्था वाली और कौन कौन सी एकात्मक है। जहां पर भी ये बेटा जी रेड हुआ है या ऑरेंज आपकी बुक में जो भी कलर होगा, वहां पर बेटा कौन सी व्यवस्था है, ये भारत से अंदाजा लगा लोगे संघीय व्यवस्था है, बाकी जगहों पे एकात्मक व्यवस्था कार्य कर रही है। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील और रूस, यहाँ पर बेटा जी संघीय व्यवस्था काम करती है, ठीक है। और हम फ्रांस में, जापान में, चीन और इटली में बेटा एकात्मक व्यवस्था कार्य कर, आर्या भाषण में, यानी इन देशों में शक्तियां राज्य बनाए तो गए हैं लेकिन उनके साथ पावर को शेयर नहीं किया गया है। यहाँ पर राज्य भी है, उनके साथ पावर शेयर भी है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि सिर्फ राज्य बनाए ही नहीं गए हैं बल्कि पावर को इतने अच्छे से बांटा गया है यहाँ पर कि राज्य अपना काम बिल्कुल आराम से कर पा रहे हैं। हाँ, आप भी देखिए बेटा, अगर हम किसी चीज में आपको बाउंड कर देते हैं, ठीक है, कि ये काम आपको करना ही करना है चाहे कैसे भी करना है, ठीक है, और आपका मन नहीं है तो आप उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स हमें जबरदस्ती कोई भी साइड दिला देते हैं, मन आर्ट्स लेने का, नहीं सोसाइटी क्या कहेगी साइंस ले,
तो हम ले तो लेते हैं लेकिन काम अच्छे से नहीं कर पाते, उतना अच्छा परफेक्शन से ना हमारे मार्क्स आ पाते हैं ना कोई चीज हो पाती है ना बेटा। चलिए हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इससे आगे का पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है, यानी कि हम कैसे पहचान करेंगे कि संघीय व्यवस्था या कोई भी कंट्री अगर संघीय व्यवस्था को अपना रही है तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब बेटा आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.